हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जिन भी बच्चों ने आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम दिया, आप लोगों ने अपनी आंसर की देखी और जैसा कि आप सभी की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन पे रिव्यू और डाउट करने के लिए हमें दिया गया और हमने उस चीज को ओवरव्यू किया। तो आज मैं आप सभी से किन किन क्वेश्चन में आपको क्लेम कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जहां पे आपके एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं और कहां पे आंसर गलत दिया गया है, वो भी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन कौन कौन से हमें यहां पे मिले हैं उनके साथ एक बार बात करना चाहता हूं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन में आपने ये आंसर दिया है, आप उसको क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कहां से आपको वो प्रूफ मिलेगा, किस बुक में वो दिया है, वो डायरेक्ट लाइन जहां पे आप जिसकी पीडीएफ अपलोड करके, इमेज अपलोड करके आप उसके लिए क्लेम के लिए जा सकते हो। करेक्ट है। ये मैं पहले बोलूं कि हम बुक्स के अकॉर्डिंग हमारी पूरी टीम ने वर्क किया, वो हम आपको बता रहे हैं। फाइनल डिसीजन आपको क्लेम करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर होगा, मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत किया जाए। तो सेकंड शिफ्ट से शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में, अगर मैं आपसे सेकंड शिफ्ट में बात करूंगा तो मुझे लगभग यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिले हैं जहां पे डाउट्स हैं और जहां पे आपको यहाँ पे क्लेम करने के लिए एक मौका मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पे जो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इज ट्रीटमेंट डन इन द केस ऑफ, जैसा कि यहाँ पे आंसर दिया गया एंजाइना पेक्टोरिस। मैं ये नहीं कह रहा कि एंजाइना पेक्टोरिस गलत है, ठीक है आंसर, लेकिन अगर आप एंजाइना पेक्टोरिस को कंसीडर कर रहे हैं तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरोनरी एंजियोप्लास्टी वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल ट्रीटमेंट होता है हमारे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के लिए। तो अगर यहां पे देखा जाए तो अगर डी आंसर लेके टीम चल रही है, आरआरबी जो हमारे रिक्रूटमेंट बॉडी है उन्होंने डी आंसर लिया है, तो बी को भी कंसीडर करना चाहिए। सर कैसे, कहां ये दिया गया है, चलिए आपसे बात करता हूं। सबसे पहले मैं पद्मजा उदय कुमार की बुक जो आपके फार्माकोलॉजी की बुक है, देखिए वहां पे क्लियर कट लिखा गया है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना coronary angioplasty with insertion of the stent is the preferred treatment in presence of the significant narrowing of coronary artery। यानी हाँ, कोरोनरी आर्टरी के केस में ओपन हार्ट सर्जरी की जा सकती है। तो सर ये तो सही है जो उन्होंने आंसर दिया, लेकिन साथ ही साथ आप जरा इधर आइएगा, ड्रग यूज्ड इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, और वहां पे लास्ट में जरा पढ़िएगा, coronary angioplasty with a stent inserted to the regionalize the coronary artery is the preferred option in the case of the myocardial infarction। एक ही बुक में नहीं, आप दूसरी बुक देखिए, ये हमारी यहां पे है, कैटजन की बात करूंगा, कैटजन फार्माकोलॉजी की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड बुक कहलाती है। जरा इसकी लाइन पढ़िएगा, पेशेंट विथ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आर बेस्ट ट्रीटेड विथ इमरजेंसी revascularization using either coronary angioplasty and a stent or thrombolytic agent। तो यहां पे भी तो हमारा आ रहा है, मतलब हमारे दोनों ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर एक ऑप्शन की बात किया जाएगा ना तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हमारा ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में कोरोनरी एंजियोप्लास्टी वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो आप इसको भी देख सकते हो, करेक्ट है। तो इन द कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कैन बी यूज्ड फॉर द एंजाइना एज वेल एज द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आप इन दोनों बुक्स का पेजेस नंबर भी दिया गया है, कैटजन में जाओगे 12th एडिशन की बुक देखोगे, पेज नंबर 22 में मिलेगा, और अगर पद्मजा उदय कुमार की 7th एडिशन में जाओगे तो पेज नंबर 369 और 370 में ये दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं। आप इनको अंडरलाइन करके, मार्क करके आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सिडोफोविर इज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रीट। सिडोफोविर अगर बात किया जाएगा, मेनली हमारी ये ड्रग है, मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस सिंप्लेक्स वायरस। अब देखो, एचएसवी वायरस 1, एचएसवी वायरस 2, साइटोमेगेलो वायरस, एप्स्टेन बार वायरस, इनमें सब में यूज होती है। अकॉर्डिंग टू द आरआरबी इन्होंने क्या आंसर दिया कि सिडोफोविर इज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रीट द साइटोमेगेलो वायरस रेटिनाइटिस की बात किया जाएगा, लेकिन आप ये वाले वर्ड को कैसे भूल सकते हैं कि सेडेफोविर इज ऑल्सो यूज्ड इन द केस ऑफ द हर्पस सिंप्लेक्स वायरस इंफेक्शन। यानी यहां भी आपके ये दोनों ऑप्शन सही होने के चांस हैं, इनमें दोनों ऑप्शन को आपको सही करना पड़ेगा।
अब जरा प्रूफ के साथ बात किया जाए। केडी त्रिपाठी के 8th एडिशन के बुक में पेज नंबर 852 पे जाओगे, देखो यहां पे क्लियर कट, सिडोफोविर इज अ मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड एनालॉग ऑफ साइटिडीन व्हिच इनहिबिट द मोस्ट डीएनए वायरस इंक्लूडिंग एचएसवी यानी हर्पस सिंप्लेक्स वायरस, साइटोमेगेलो वायरस, पॉक्स एंड एडिनोवायरस, सब में तो यूज हो रहा है। मैनी एचएसवी रेजिस्टेंट एसाइक्लोविर, अब देखो अगर नॉर्मली पूछा जाएगा तो एसाइक्लोविर इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एचएसवी एंड ग्वेनसाइक्लोविर इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सीएमवी, ड्रग ऑफ चॉइस। तो अगर इन ड्रग का रेजिस्टेंस होता है एट दैट केस सिडेफोविर हमारी दोनों के केस में यूज हो जाती है, तो हम इसको कैसे नजरअंदाज करेंगे। और यही नहीं, आप ये देखिए कैटजन बुक की भी बात करिएगा, सिडोफोविर is a cytosine nucleoside analog with vitro activity against cytomegalovirus, HSV-1 virus, HSV-2 virus, varicella zoster virus, Epstein-Barr virus, सबके अगेंस्ट यूज हो रही है। यानी अगर हर्पिस इंफेक्शन है तो उनके अगेंस्ट हमारी ये यूज होगी, तो दोनों जगह तो हमारी यूज हो सकती है ना, इसलिए यहां पे आपके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप यहां पे बात करोगे, दैट इज हम बात करते हैं यहां पे गुडमैन गिलमैन की बात करोगे, यहां पे भी आप देखिएगा दैट इन विट्रो इनहिबिटरी कंसंट्रेशन रेंज फॉर द साइटोमेगेलो वायरस एंड हर्पस सिंप्लेक्स वायरस, सिडोफोविर की बात की जा रही है, तो यानी आपके लिए दोनों ऑप्शंस यहां पे सूट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो ब्लंडर है, यहां पे क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, Which of the following is incorrect statement in relations to the adverse drug reaction? इन्होंने आंसर सी दिया है, लेकिन अगर यहां पे इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पूछा गया होता तब ये आंसर सही होता, लेकिन इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। अब इनकरेक्ट में जो करेक्ट था उसको इन्होंने इनकरेक्ट बता दिया, और जो इनकरेक्ट है उनको इन्होंने करेक्ट बता दिया, जो कि गलत है। क्योंकि देखिए टाइप बी रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द फार्माकोलॉजिकली नोन रिएक्शन ऑफ ड्रग, नहीं, टाइप बी यानी बिजेयर रिएक्शन की बात करोगे वो डोज पे डिपेंड नहीं करता है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है, तो ड्यू टू द फार्माकोलॉजिकली नोन रिएक्शन नहीं होता है, ये गलत है। सिमिलर टाइप ए रिएक्शन ऑल्सो टर्म्ड एज द प्रेडिक्टेबल रिएक्शन, सर टाइप ए आर ऑल्सो प्रेडिक्टेबल रिएक्शन, हाँ ये बात ठीक है, ये गलत था। टाइप बी इज नोन एज द डोज रिलेटेड रिएक्शन, अरे नहीं सर ये गलत है, यहां पे भी देखो ब्लंडर है, केवल एक ही गलत नहीं है, आपका पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत हुआ, और साथ ही साथ टाइप ए रिएक्शन इज पेशेंट डिपेंडेंट रिएक्शन, नहीं सर, टाइप बी रिएक्शन पेशेंट डिपेंडेंट होती है, टाइप ए रिएक्शन डोज डिपेंडेंट होती है। अब चलो प्रूफ की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके तीन ऑप्शन सही हो सकते हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं, ए, सी और डी सही है, जबकि बी गलत है। तो अगर इन्होंने इनकरेक्ट में ये वाला आंसर दिया होता तब तो हम मानते, लेकिन जो दिया है वो गलत है। चलो आओ देखते हैं जरा प्रूफ के साथ। केडी त्रिपाठी 8th एडिशन फार्माकोलॉजी की बुक की बात करोगे, पहला क्या दिया है, टाइप ए ऑगमेंटेड प्रेडिक्टेबल रिएक्शन, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, which means that they are augmented but qualitatively normal response to the drug include side effect, toxic effect, यानी these are dose related। टाइप ए क्या है, डोज रिलेटेड है, और हां ये हमारा क्या है, प्रेडिक्टेबल है। टाइप बी की बात करोगे क्या दिया गया है, these are based on the patient not on drug known action, साफ साफ लिखा है not on drug known action, ड्रग पे डिपेंड नहीं करता है। ऑफ्टन नॉन डोज रिलेटेड, जनरली मोर सीरियस, हाँ यहाँ पे हमारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आते हैं, ये हमारा गलत हो गया। और आप दूसरा देखिए पद्मजा उदय कुमार फार्माकोलॉजी की बुक की बात करिएगा, टाइप बी दीज आर द नोन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड आर प्रेडिक्टेबल डोज रिलेटेड, ये हमारा आता है, जबकि टाइप बी दीज आर द अनरिलेटेड टू द प्राइमरी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड रेयर दीज आर नॉट प्रेडिक्टेबल, ये डोज डिपेंडेंट नहीं है, ये पेशेंट डिपेंडेंट है, यहां पे भी ये गलती है। अब चलिए अगर हम बात करेंगे अरविंद अरोड़ा की जो फार्माकोलॉजी की बुक है, अगर इसमें आप जाओगे यहां पे भी देखिए टाइप ए ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट विच इज द डोज डिपेंडेंट एंड प्रेडिक्टेबल, इट मे अकर इन एवरीवन, मतलब ये पेशेंट डिपेंडेंट नहीं है,
जबकि टाइप बी की बात करोगे, नॉन डोज डिपेंडेंट, नॉट अ पार्ट ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, दीज अकर्स ओनली इन सम पीपल, मतलब हाँ ये मेरा क्या है, पर्सन डिपेंडेंट है, इसलिए वहां पे हमारे आंसर ए सी डी सही है, बी गलत है। जो इन्होंने आंसर दिया है केवल सी, वो गलत हो रहा है। ए डी को भी सही करें, मतलब यहां पे बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब क्या इसमें किया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन आप इसको क्लेम जरूर करिएगा, 100% इसमें चेंज मिलेगा। अगला ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर स्टेरिलाइजेशन डिफर फ्रॉम इथिलीन ऑक्साइड इन दैट। आपका ये आंसर सही है कि हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीव नो टॉक्सिक रेजिड्यू, क्योंकि ऑक्सीजन लिबरेट करेगा, हमारा बर्निंग अच्छा होगा और अच्छा हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट और है सर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉन इन्फ्लामेबल, जबकि इथिलीन ऑक्साइड क्या है, इन्फ्लामेबल है। तो ये भी तो डिफरेंट है ना, ये भी तो डिफरेंट है। रिक्वायर हायर टेम्परेचर, कैन नॉट स्टरलाइज ए प्लांट, वो अलग बात है, लेकिन यहां पे ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। इसलिए यहां पे जो इन्होंने आंसर दिया है लीव नो टॉक्सिक रेजिड्यू, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पे ये भी सही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉन इन्फ्लामेबल है, जबकि इथिलीन ऑक्साइड इन्फ्लामेबल है। चलो इसको प्रूफ देखते हैं। फार्मास्यूटिक्स की लैकमैन, ऑब्वियस सी बात है, फार्मास्यूटिक्स की वन ऑफ द बेस्ट बुक हमारी यही है। इसमें देखो इन्होंने क्लियर कट, पहली लाइन तो ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डज नॉट लीव अ टॉक्सिक रेजिड्यू, ये पॉइंट तो मिल रहा है। इथिलीन ऑक्साइड की बात किया जाएगा, एंड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर एलोन, इट इज हाईली फ्लेमेबल, मतलब इथिलीन ऑक्साइड हमारी क्या है, फ्लेमेबल है, इन्फ्लामेबल है। व्हेन मिक्स्ड विद एयर एक्सप्लोजिव अकर्स, had mixed with the inert gas such as carbon dioxide or one of the fluorinated hydrocarbon in certain property, that's why non inflammable बनाने के लिए उसको हम मिक्स अप करते हैं। पहला पॉइंट ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड इन्फ्लामेबल है। अब अगली लाइन जरा देखिए, जब आप प्रॉपर्टी देखोगे, ये आप जाओगे रिसर्च पेपर पे मिलेगा आपको, सर यहां पे देखिए क्लियर कट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज colorless liquid room temperature, small amount of gases hydrogen peroxide occurs in nature, बात किया जाएगा। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अनस्टेबल, डिकम्पोजिंग रेडली टू ऑक्सीजन एंड वाटर, thus release the heat, although it's non inflammable, ये इन्फ्लामेबल नहीं है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इथिलीन ऑक्साइड में एक डिफरेंस ये भी तो है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉन इन्फ्लामेबल है, इथिलीन ऑक्साइड इन्फ्लामेबल है, तो बी ऑप्शन भी सही हो सकता है। इसलिए आपको इसके लिए एक बार क्लेम करने के लिए जाना चाहिए। अगर आपको सूट करता है तो ये मैं आपकी मर्जी पे छोड़ूंगा, ये ऑप्शन आपके लिए, अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तब इस पे आप जाइएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉट इन्फ्लामेबल होता है इटसेल्फ, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ एक चीज और होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब ऑक्सीजन लिबरेट करता है तो ये हेल्प करता है हमारे बर्निंग में, कंबशन में ये हेल्प करता है, क्योंकि ऑक्सीजन लिबरेट करता है, लेकिन खुद की इसकी कोई भी प्रॉपर्टी हमारी इन्फ्लामेबल नहीं होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो जीएस और जीके का क्वेश्चन था, मुझे जो मिला है मैं आपको दिखा रहा हूं, आंसर आपको सिलेक्ट करना है। Who among the following was posthumously awarded the Padma Vibhushan in January 2025 for his or her contribution to literature and education? देखिए दो चीजें यहां पे हैं। पहला चीज देखना है आपको, posthumously मतलब मरणोपरांत, उनकी मृत्यु के बाद उनको मिला है, पहला पॉइंट देखना है। पद्म विभूषण मिला है जनवरी 2025 में, आपको जनवरी 2025 कंसीडर करना है। फॉर हिज और हर कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर एंड एजुकेशन की बात होगी, यानी साहित्य और शिक्षा की बात चल रही है। इन्होंने आंसर क्या दिया है, कुमुदनी लखिया। हाँ बिल्कुल बात सही है। इस बार बाकी बार से चेंज करते हुए पद्म विभूषण इस बार 7 लोगों को दिया गया, जिसमें हमारे कुमुदनी लखिया जी भी है। लेकिन फिर वही कहूंगा, कुमुदनी लखिया जी को मरणोपरांत नहीं मिला। कुमुदनी लखिया जी की डेथ अभी अप्रैल में हुई है, 12 अप्रैल के आसपास, डेट कंफर्म कर लेना। लेकिन यहां पे जो लिखा गया है ये जनवरी 2025, तब तो एक ही प्रोस्थमसली थे यहां पे, एमटी वासुदेवन नायर। और दूसरा पॉइंट यहां पे क्या है, लिटरेचर एंड एजुकेशन। हाँ लिटरेचर एंड एजुकेशन में तो इन्हीं को मिला है। कुमुदनी लखिया जी को किसमें मिला है, आर्ट में मिला है।
तो इसलिए यहां पे आंसर ए होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? एमटी वासुदेवन नायर सर होगा। क्यों? चलो थोड़ा प्रूफ की बात करता हूं, जरा इधर आइएगा। ये गैजेट जो पास होता है, जिसमें पब्लिश होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू कन्फर द फॉलोइंग अवार्ड ऑफ द ईयर, पद्म विभूषण। देखो ध्यान से यहां पे देखना, शुरुआत के जो चार थे, एमटी वासुदेवन नायर प्रोस्थुमस लिटरेचर एंड एजुकेशन, साफ साफ लिखा है। अगर मैं शुरुआत की बात करूंगा तो कुमुदनी लखिया जी तो थी ही नहीं, उनको बाद में ऐड किया गया है। पहले शुरू में ये चार थे, चार में से दो प्रोस्थुमस थे, दो हमारे लिविंग थे। अगर आपसे बात किया जाएगा, ये ट्रेड इंडस्ट्री है, ये आर्ट है, ये मेडिसिन है। बाद में जो ऐड किए गए 7 हुए, वो कौन से हुए जरा देखिएगा। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, इनको आर्ट में मिला है, और ये प्रोस्थुमस नहीं थी एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट। लेकिन वासुदेवन सर, ये 3 प्रोस्थुमस की कहानी थी, लेकिन आपसे लिटरेचर एंड एजुकेशन पूछा गया, इसलिए वासुदेवन सर का नाम। इवन अब आप जरा ये देखिएगा, ये जो पब्लिश किया गया यहां पे क्लियर कट, श्री एमटी वासुदेवन नायर प्रोस्थुमस इन द लिटरेचर एंड एजुकेशन फ्रॉम द केरला, इनको पद्म विभूषण 2025 दिया गया। इवन जब अनाउंसमेंट किया गया, जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने उनकी बेटी को यह अवार्ड जब दिया, तब देखिए जरा क्या लिखा है, एमटी वासुदेवन नायर मरणोपरांत साहित्य एंड शिक्षा। तो हर जगह से तो हमें यही प्रूफ मिल रहा है कि एमटी वासुदेव नायर सर को मिला है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए आंसर होगा। अब इतना प्रूफ आपको दे दिया, थोड़ा आप इस पे वर्क करिए। अगर आपने ये आंसर लगाए हैं तो इनके लिए आप क्लेम पे जा सकते हो। मुझे लगता है आपको ये बातें और प्रूफ भी अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो जरूर अपने रिव्यू और अपने पॉइंट्स को हमारे साथ साझा करिएगा। चलिए अब थर्ड शिफ्ट की बात करोगे। थर्ड शिफ्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चन में यहां पे आपको मिलेगा। सबसे पहला यहां पे आपका क्वेश्चन क्या है, जरा देखते हैं थर्ड शिफ्ट का। परमेथ्रिन इज अ, इन्होंने क्या आंसर दिया है? परमेथ्रिन इज अ पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड। गलत नहीं है, लेकिन फिर वही कहानी है, पायरेथ्रॉइड हमारा इंसेक्टिसाइड है, ये तो सही है, लेकिन साथ ही साथ ये पेडिकुलोसाइड भी है। तो ए और डी आंसर दोनों होगा यहां पे। क्यों सर? चलो मैं आपको केडी त्रिपाठी में लेके चलता हूं फार्माकोलॉजी में। साफ साफ परमेथ्रिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड पोटेंट पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड, बिल्कुल ठीक है। आगे पढ़िएगा जरा। नियरली 100% क्योर रेट हैव बीन ऑब्टेन्ड इन स्केबीज एंड पेडिकुलोसिस। 100% क्योर मतलब साइड, और किसमें? पेडिकुलोसिस में। तो पेडिकुलोसाइड भी तो हो गया। यही नहीं, आप जरा इसमें आइएगा सर, पद्मजा उदय कुमार सर की बुक में देखिएगा, यहां भी वही है, पायरेथ्रॉइड इंसेक्टिसाइड है, और पेडिकुलोसिस में भी 100% इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों सही होंगे ना। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन लगाए हैं तो आप उसके लिए फाइट कर सकते हैं। दूसरा, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? Large molecule like heparin and insulin can be easily made absorbable by the preparation of। अब जैसा आप सभी को पता है कि इंसुलिन का जो हाफ लाइफ होता है वो 4 से 5 मिनट का है, मैक्सिमम 8 मिनट की बात करोगे तो उसकी बायोलॉजिकल हाफ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसको हम इमल्शन फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ सस्पेंशन फॉर्म में भी बनाते हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, आप इस बुक पे जाओगे, जरा लैकमैन पे आते हैं, यहां पे इन्होंने आंसर क्या दिया है? इमल्शन। गलत नहीं है, लेकिन सस्पेंशन भी होगा। दोनों को लेके चलिएगा, क्योंकि यहां पे इन्होंने इंसुलिन और हिपैरिन दोनों लिख दिया। हिपैरिन का मुझे कहीं प्रूफ नहीं मिला कि सस्पेंशन फॉर्म में, लेकिन इंसुलिन तो जिंक सस्पेंशन फॉर्म में दिया जाता है सर, प्रोटामिन सल्फेट सस्पेंशन के फॉर्म में दिया जाता है, तो कैसे गलत होगा? तो इसलिए यहां पे दोनों आंसर हो सकते हैं। अब चलो प्रूफ की बात करते हैं, जरा देखो। हाँ, आपकी बात को एकदम क्लियर कट है, जो इन्होंने आंसर दिया है। It has even been reported that normally unabsorbable macromolecules such as insulin and heparin are absorbed when they are incorporated into emulsion। सूट कर रहा है, लेकिन जरा उसी के ये देखो कहां दिया है, लैकमैन 4th एडिशन के पेज नंबर 682 पे, और वही जरा 668 पेज पे जाइएगा। देखिए पहला लाइन ही क्या लिखा है, इंसुलिन सस्पेंशन ऑल्सो मे बी प्रिपेयर्ड।
तो सर इंसुलिन सस्पेंशन बनता है, हिपैरिन का नहीं मिल रहा है, लेकिन इंसुलिन के बेसिस पे तो हम सस्पेंशन को भी सही मानेंगे ना। इसलिए आपकी ये अपनी चॉइस है, अगर इस पे आपको लगता है, और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चों ने आज सस्पेंशन ही आंसर दिया है, तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं, एक रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। फाइनल जो डिसीजन होगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिनमें हमें मौके मिल रहे हैं। अगर आपने ये आंसर सिलेक्ट किए हैं जो मैंने आपको समझाए बताए, आई होप आपको ये थॉट अच्छा लगा होगा और आंसर भी आपको जस्टिफाई हुआ होगा। और अगर आप इस चीज से असहमत हैं तो टेक योर टाइम एंड टेक योर डिसीजन। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू एवरीवन। अगर फिर भी कोई आपके पास कमेंट है, फील फ्री टू पुट योर क्वेश्चन ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच टू ऑल।